हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चालू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीगल एप्टीट्यूड का, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है बेटा? चलिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज की डेट में अगर कोई लॉ है तो वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा, आपको रोड पर खुलेआम क्राइम नहीं दिखते हैं, आपको आईपीसी नहीं दिखता है, सीआरपीसी नहीं दिखता है, बट हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, हर एक ट्रांजैक्शन पर, आपकी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई लॉ से आप रूबरू होते हैं तो वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम का एक सबसे पुराना चलते हुए आने वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बेटा फटाफट देखते चलना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी के सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट से बना हुआ होता है, एंड विच इज एनफोर्सिएबल एट लॉ। मतलब हर एक एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एनफोर्स करा सकते हो, डिमांड कर सकते हो, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इट इज मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट बनाते हैं। बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द अदर्स और अदर्स। जब दो पार्टीज साथ में मिलकर राइट्स और ड्यूटीज को एक्सचेंज करती है कि हाँ तू मेरे कहने पर ये चीज करेगा या फिर तू मेरे कहने पर ये चीज नहीं करेगा, और ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये आप एनफोर्सिबल बाय लॉ कर देते हो, तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। इट इज डन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, जहां पर दोनों पार्टीज क्या करती है, राइट्स को एक्सचेंज करने का काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहां पर दो पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज को एक्सचेंज किया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा रेगुलेट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेसिकली बेटा इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है जनरल प्रोविजंस और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल प्रोविजन में आपको यह बताया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। वेयर एज स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, इनके बारे में इन डिटेल बताया गया है। क्लियर बेटा? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज रेगुलेटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये अपना हैप्पी बर्थडे कब बनाता है बेटा? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। क्या बता रहा है ये? 1 डे ऑफ सितंबर 1872 को ये आया है। क्लियर? ये किसके थ्रू रेगुलेट होता है? तो उन्होंने बोला ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू रेगुलेट होता है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है जनरल प्रोविजंस, जिसमें ये बताया गया है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। वेयर एज सेकेंड ये बताया गया है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। तो स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बताया इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। चलिए, इसके बाद ये दो पार्ट में बेसिकली डिफाइंड होता है। फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, whereas second part is from section 124 to section 238। फर्स्ट पार्ट क्या है? सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक। इसमें आपको जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। whereas सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। इसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हुए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन H में
कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है जो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर वो एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, हर वो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। मतलब बेटा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, तो इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर। एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में दी हुई है। पहले हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने बोला एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ना पड़ रहा है। अब एग्रीमेंट कहां पर दिया हुआ है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में उन्होंने एग्रीमेंट वर्ड को डिफाइन किया हुआ है ये कहते हुए कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, आई विल रिपीट अगेन, एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रोमिसेस which is forming consideration for each other is an agreement. Every promise, तो एक नया वर्ड आया बेटा, promise and every set of promises forming consideration. Consideration मतलब होता है something in return. हम एक एक करके सारी की सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जब हमने एग्रीमेंट वर्ड को डिफाइन किया तो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसे क्या बोला जाएगा, एग्रीमेंट बोला जाएगा। इसके बाद हमने देखा प्रॉमिस, तो प्रॉमिस जो वर्ड है उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में। क्या कहता है ये, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब भी किसी पर्सन को प्रपोजल दिया जा रहा है कि भाई तू मेरे कहने पर ये चीज करना, तू मेरे कहने पर ये चीज न करना, और जब सामने वाला उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे प्रॉमिस बोला जाता है। आया बेटा समझ में। हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट पे शिफ्ट हुए, एग्रीमेंट से एक वर्ड आया प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रपोजल दे रहे हो कि तू मेरे कहने पर ये चीज करेगा या तू मेरे कहने पर ये चीज नहीं करेगा, तो करने या नहीं करने पर आप जब अपनी रजामंदी दे रहे हो, एसेंट दे रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रॉमिस। आया बेटा समझ में। इसके बाद जब भी आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले को दे रहे हो एक ऑफर, और एक ऑफर जब एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, प्रॉमिस से बनता है एग्रीमेंट, और इसको जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर या एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ की तरफ लेकर चले जाओगे तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। सबसे पहला उन्होंने समझाया प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए। एक इंसान खुद ही के साथ में कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। अगर एग्रीमेंट में एंटर करना है तो आपको कम से कम 2 लोगों का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंसेंसस एड आइडम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। कंसेंसस एड आइडम मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक एग्रीमेंट जब ही वैलिड माना जाएगा जब 2 पार्टीज एट अ टाइम एक ही सेंस में एक ही चीज के बारे में बात कर रही है। अगर बेटा मैं आपको बोल रहा हूं आज की डेट में कि मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा, तो उन्होंने बोला भाई मेरे घोड़े का इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है, गन, और आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो है एनिमल, तो उन्होंने बोला यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, तो कंसेंसस एड आइडम होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट के 2 फीचर्स हैं, पहले बोल रहा है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए, दूसरा है कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेटा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज। ऑब्लिगेशन मतलब होता है लीगल ड्यूटी कि आपको ये चीज करना पड़ेगी या फिर आपको ये चीज नहीं करना पड़ेगी। तो ऑब्लिगेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीमेंट, जहां पे प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है वो सामने वाले को सर्टेन ड्यूटीज दे रहा है और प्रॉमिस ही उस ड्यूटीज को एक्सेप्ट कर रहा है।
डन। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक पर्सन का राइट जो है वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी होती है, और जो दूसरे पर्सन की ड्यूटी है वो पहले पर्सन की राइट होते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो? अरे बाबा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ए जब प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 2 लाख रुपए में अपनी कार बी को दे दूंगा, क्लियर है बेटा? ए जब प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 2 लाख रुपए में अपनी कार किसको दे दूंगा? बी को। तो बेटा ए की ड्यूटी है कि उसे क्या करना पड़ेगा? बी को कार देना पड़ेगी, और बी की ड्यूटी है कि उसे क्या करना पड़ेगा? 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे। मतलब ए का राइट क्या है? उसे 2 लाख रुपए मिलने का राइट है ऑन द जब वो अपनी कार दे रहा है। वेरएज बी की क्या जिम्मेदारी है? तो बी की जिम्मेदारी यह है कि उसे क्या करना पड़ेगा? कार को मिलने का राइट है और उसे 2 लाख रुपए देने की ड्यूटी है। तो किसी एक पर्सन का राइट दूसरे की ड्यूटी रहेगी, और दूसरे की ड्यूटी पहले वाले की राइट रहेगी। क्लियर? अब उन्होंने बोला सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? अरे सर ये तो वही बात हुई, हर पागल इंसान होता है और हर इंसान पागल होता है। तो उन्होंने बोला जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट बड़े होकर क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा। अगर दो पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन में एंटर होने का नहीं है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सिर्फ एक एग्रीमेंट रह जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देयर आर टू सिचुएशन वेयर एग्रीमेंट ही रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एनफोर्सिबिलिटी के लिए नहीं मान सकते हो, क्योंकि दोनों पार्टीज का इंटेंशन नहीं रहता है लीगल रिलेशन में एंटर करने का। बेटा क्लियर? अब एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या कर रहे हो? एक सोशल एग्रीमेंट कर रहे हो कि भाई मैं तुझे पानी का ग्लास लेकर आऊंगा, बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कार की चाबी देना पड़ेगी। जब मैं घूमने जाऊंगा, जब क्या मिलेगी? मुझे कार की चाबी मिलेगी, इसके बदले में जब तू पानी मांगेगा मैं तुझे पानी प्रोवाइड करूंगा। तो उन्होंने बोला बाबा यहाँ पे ना दो पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन में एंटर होने का नहीं है। मैं अगर मेरी वाइफ को ये बोल रहा हूं कि भाई पनीर की सब्जी मिलेगी तो आज हम जवान मूवी देखने चलेंगे, अब वो बेचारी ने जैसे तैसे करके पूरी कोशिश करी और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जोमेटो से बढ़िया सी बटर पनीर मसाला। अब कायदे से मेरा पार्ट क्या कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे मूवी दिखाने ले जाना पड़ेगा, बट मैंने बोला आज मन नहीं है, अपन कल मूवी देखने चलेंगे। तो उन्होंने बोला दीज आर एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू सोशल मैटर। यहाँ पे दोनों पार्टीज का इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, लीगल रिलेशन बनाने का, तो ये कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सेकेंड इज डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी डोमेस्टिक अरेंजमेंट हुआ है कि कपड़े मैं धो दूंगी, बर्तन तुम धो देना, और बाद में ये चीजों के बीच में डिस्प्यूट आता है, तो उन्होंने बोला इफ देयर इज एनी डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, आप इसे कोर्ट में जाकर डिमांड नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ऊपर के डिस्कशन की बेसिस पर 3 कंक्लूजन निकलते हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का। फिर उन्होंने बोला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्लिगेशंस हैव देयर सोर्स इन एग्रीमेंट। और उन्होंने बोला एग्रीमेंट इज द जीनेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगी? तो उन्होंने बोला ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट बड़े होके क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे जब उनके अंदर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज हो। पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल मानी जाएगी। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कोर्ट ने उसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं किया हुआ होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड माना जाएगा। फटाफट देखो क्या क्या है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट,
और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। क्लियर बेटा। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, तो उन्होंने बोला ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी होना चाहिए और दूसरी पार्टी का एज इट इज एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दोनों पार्टीज का लीगल रिलेशन और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। दोनों पार्टीज लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए। जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कराना चाहिए। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म होना चाहिए, वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। डन बेटा। आई होप फटाफट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जब एक पर्सन अपनी बात किसी सामने वाले को बता रहा है कि भाई मेरी ये इच्छा है, उस इच्छा के ऊपर तू हाँ या ना कहे, तो उसे क्या बोला जाएगा? ही इज सेट टू गिव ऑफर और प्रपोजल। उसने क्या किया है कि तू बोल मेरे कहने पर ये चीज करेगा या मेरे कहने पर ये चीज नहीं करेगा, तो इसे क्या बोला जाएगा? ऑफर बोला जाएगा। और जब सामने वाली पार्टी उसे एज इट इज क्या कर रही है, मानने को तैयार हो रही है कि आई प्रॉमिस कि मेरे तेरे कहने पर ये चीज करूंगा या मैं तेरे कहने पर ये चीज नहीं करूंगा, तो उसे बोला जाएगा एक्सेप्टेंस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज रूल्स गवर्निंग ऑफर। अब ऑफर जब भी कोई दे रहा है तो ऑफर क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल होना चाहिए। ऑफर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। दूसरा डेफिनेट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए, और फाइनल होना चाहिए, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। और वेग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी फिजूल का फालतू नहीं होना चाहिए जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सामने वाले को सपने नहीं, एक्चुअली में बताना पड़ेगा आपको। फिर उन्होंने बोला या तो ओरल वर्ड्स होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, या इम्प्लाइड कंडक्ट बाय पार्टीज होना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन में भी जनरल और स्पेसिफिक। आप या तो पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर दे सकते हो या फिर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्या कर सकते हो? ऑफर दे सकते हो। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स मतलब खत्म होना। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं करा रीजनेबल टाइम में, तो आपका ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स मान लिया जाएगा। अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया था कि ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सामने वाले ने ऑफर उस मोड में एक्सेप्ट नहीं करा, तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑफरी जो है वो रिजेक्ट कर रहा है बाय डिस्टिंक्ट एंड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट, कि भाई मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, तो ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स मान लिया जाएगा। या फिर आइदर द ऑफरर और द ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफरर या ऑफरी मर जाता है एक्सेप्टेंस के पहले, तो वो ऑफर लैप्स मान लिया जाएगा। अगर उसके पहले कोई कंडीशन लगा के रखी हुई है और वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑफर लैप्स मान लिया जाएगा। अगर आपने ऑफर दिया और ऑफरी ने उधर से काउंटर ऑफर दे दिया, जो आपकी मम्मियां करती है, साड़ी वाले भैया बोलते हैं 2000 रुपए, वो बोलती है 200 रुपए, तो ये ऑफर खत्म मान लिया जाएगा। और ये काउंटर ऑफर अगर सामने वाले ने दे दिया, तो ये क्या है बेटा? पुराना वाला ये जो ऑफर है ये लैप्स मान लिया जाएगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरर। रिवोकेशन मतलब वापस लेना। तो एक बार आपने ऑफर दिया, सामने वाले के एक्सेप्ट करने से पहले आप किसी भी टाइम पर उसे क्या कर सकते हो? रिवोक कर सकते हो। सामने वाले को कम्युनिकेट कर दीजिए कि साहब मैंने आपको जो ऑफर दिया था उसे मैं वापस ले रहा हूं। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। क्लियर बेटा? आया। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या बोलता है? जब आप ऑफर को एसेंट दे रहे हो, ऑफरी जब ऑफर को एसेंट दे रहा है कि हाँ भाई ठीक है, तेरे कहने पर ये, तेरे कहने पर ये नहीं, तो उसे बोला जाएगा एक्सेप्टेंस। अब कुछ रूल्स जैसे ऑफर के हैं, वैसे ही कुछ रूल्स किसके बनाए गए हैं? एक्सेप्टेंस के बनाए हुए हैं।
ये क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए एक्सेप्टेंस की हाँ भाई कबूल है कबूल है कबूल है। दूसरा उन्होंने बोला कि प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही करना पड़ेगा आपको, इसके साथ कोई भी इफ एंड बट नहीं लगा सकते, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसके साथ कोई भी कंडीशन आप नहीं लगा सकते कि ठीक है मैं ये कर दूंगा, पर नहीं लगेगा इसके अंदर, ना बट लगेगा। क्लियर। इसके बाद आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ठीक है हाँ भाई मुझे ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर साइलेंस वाला पार्ट है, सामने वाला बोल रहा है कबूल है, आप चुप बैठे हुए हो, तो उन्होंने बोला ये एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। बट अगर सामने वाले ने बोल दिया अब तुम चुप रहे तो मैं हां मान लूंगा, फिर भी सामने वाला अगर चुप है तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। क्लियर है। डन। इफ द ऑफर इज वन विच इज टू बी एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, तो भाई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। क्लियर। सामने वाले ने उस हिसाब से काम करना चालू कर दिया तो ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल टाइम में ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना ये रिवोक या लैप्स मान लिया जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन वैलिड माना जाएगा। आपके किराने वाले भैया फोन करके बोलते हैं ना, आप उनको बोलते हो सर आधा किलो दाल, आधा किलो चावल, आधा किलो गेहूं, फलाना फलाना आटा वाटा सब मिक्स करके दे, तो बोलते थे हाँ ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन आर वैलिड। अब कॉमन सेंस ये कहता है बेटा कि अगर फोन डेड हो जाता है या पीछे से नॉइज आती है, डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क इशू है, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन में एंटर करने का। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी किस वर्ड को डिफाइन करता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। क्या है बेटा कंसिडरेशन मतलब, समथिंग इन रिटर्न। जब एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि तू मुझे खून देगा, तो दूसरा बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। खून के बदले क्या मिल रही है बेटा, आजादी। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ प्रॉमिस कभी भी नहीं है, कंसिडरेशन मतलब एक्चुअल वैलिडिटी होना चाहिए, कि प्रॉमिस ही जब प्रॉमिस को समथिंग इन रिटर्न क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। क्लियर। उसे क्या बोला जाएगा, कंसिडरेशन बोला जाएगा। प्रॉमिसर की तरफ से जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, प्रॉमिसी की तरफ जाएगा, और उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसका लेना देना नहीं, ना वो फर्स्ट पार्टी है ना वो सेकंड पार्टी, ना ही वो प्रॉमिसर है ना ही वो प्रॉमिसी है, क्या उसके अगेंस्ट में आप थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने का बोल सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि स्ट्रेंजर कैन नॉट बी स्यू अंडर इंग्लिश और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्लियर बेटा, कि आप किसी भी थर्ड पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज का नाम नहीं है, उसे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए नहीं बोल सकते हो। आई होप बेटा समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। बहुत सिंपल सा काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन या तो होता है बेटा प्रेजेंट, या तो होता है पास्ट, या तो होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट में उन्होंने बोला कि आज ही मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, आज ही मुझे कार चाहिए, दैट इज प्रेजेंट। मैं आपको 2 लाख रुपए दे चुका हूं, आज मुझे कार चाहिए, दैट इज पास्ट। और मैं आज आपसे 2 लाख रुपए ले रहा हूं, फ्यूचर में अब आपको क्या करूंगा, कार दूंगा। तो जब प्रोमिसेस आर रिलेटेड टू फ्यूचर, वो फ्यूचर एग्जीक्यूटरी माना जाएगा। आप पास्ट में कुछ करके आ चुके हो और आज उसकी डिमांड कर रहे हो, दैट इज एग्जीक्यूटेड। आज ही कर रहे हो, आज उसकी डिमांड कर रहे हो, तो इसे क्या माना जाएगा, प्रेजेंट कंसिडरेशन माना जाएगा। नाउ व्हाट आर रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन? तो उन्होंने बोला वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना जरूरी है। दूसरा उन्होंने समझाया कि एक्ट और एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस होना चाहिए, दोनों पार्टीज में म्यूचुअलिटी होना चाहिए, इंडिविजुअलिटी होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन हवा में बातें नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन में मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लेकर आऊंगा, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला वेग नहीं होना
चाहिए, उसके साथ कुछ वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। इसके बाद वो होना चाहिए विच इज समथिंग नॉट प्रोमिसी इज ऑलरेडी बाउंड टू डू, वो चीज नहीं होना चाहिए जो कंसिडरेशन में ऑलरेडी प्रोमिसर को करना ही है। नेक्स्ट इज व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, किन किन सिचुएशन में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं माना जाएगा, तो अगर उसमें बोल दिया गया है कि इफ इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मेरे फादर अगर मुझे उनकी पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो इफ इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन तो मुझे फादर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला सामने वाला वॉलेंटरीली कुछ काम कर रहा है तो भी आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर राइटिंग में साइंड कर दिए दोनों पार्टीज में कि दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो उन्होंने बोला कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ठीक, फिर उन्होंने बोला अगर एजेंसी रिलेशन है तो भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, और अगर आपने सामने वाले को गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट में भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। नाउ बेटा व्हाट आर फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट? फ्लॉज मतलब त्रुटि, बीच में लेक्यूना क्या आ रहा है, दिक्कतें क्या आ रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे फ्लॉ बोला जाएगा, उसे खामियां बोला जाएगा और उसे बैड बोला जाएगा। क्लियर है? तो रियल एग्रीमेंट अगर नहीं है तो 3 सर्कमस्टेंसेस आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उन्होंने बोला कि 3 ऑप्शन ये कहते हैं कि पहला उसे क्या बोला जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट की सही नहीं है, कुछ भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा। व्हेन इट इज लेफ्ट एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि सामने वाली पार्टी जिसके साथ गलत हुआ उसके ऑप्शन पे छोड़ दिया कि आप बोलो हाँ तो हाँ, आप बोलो ना तो ना, तो उसे बोला जाएगा वॉइडेबल। मतलब वो कल से हाँ बोल देता है तो वैलिड हो जाएगा, अगर वो मना कर देता है तो वॉइड हो जाता है। बट इट इज लेफ्ट एट द ऑप्शन ऑफ सेकेंड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है कि आप बता दीजिए आप क्या चाहते हो। एंड थर्ड इज जिसने भी गलत किया उसको बोल दो कॉम्पनसेशन दे दे। क्लियर? अब 2 चीज होती बेटा, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल अफेक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसमें दोनों पार्टीज में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी है, तो उसे बोला जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। मतलब चाहकर भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में इसको जाकर डिमांड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब व्हेन इट इज लेफ्ट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज, कि भाई आप बोलो हाँ तो हाँ, आप बोलो ना तो ना, उसे क्या बोला जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसको कानून इजाजत नहीं देता है, ड्रग डीलिंग, किडनैपिंग, किसी को मारने का, शूट करने का एग्रीमेंट, तो ऐसे सारे के सारे एग्रीमेंट जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता है उसे बोला जाएगा इलीगल एग्रीमेंट। क्लियर बेटा? अब फ्लॉ इन कैपेसिटी क्या कहता है कि सामने वाला कैपेसिटी में ही नहीं है कि वो क्या कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए। तो सबसे पहला माइनर, अगर कोई पर्सन 18 ईयर्स से लेस है एज में, 18 ईयर्स से लेस है एज में, तो वो माइनर माना जाएगा। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, करा भी है तो वॉइड माना जाएगा। आप पागल के साथ, लुनेटिक के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इसकी फ्लॉ इन कैपेसिटी है क्योंकि ही इज नॉट इन सेंसेस टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। अगर पर्सन को ही लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो, तो ये फ्लॉ इन कैपेसिटी माना जाएगा। डन बेटा? नेक्स्ट इज लुनेटिक, एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते अनसाउंड माइंड के साथ। अगर वो साउंड माइंड का है जब उसके साथ एग्रीमेंट करा वैलिड, जब उसका दिमाग खराब था जब उसके साथ एग्रीमेंट करा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। फ्लॉ इन कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सामने वाला पूरा होशो आवाज में, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, फ्लॉ इन कंसेंट।
क्लियर बेटा। अब सबसे पहला है विलफुल रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड। अगर आपने जानबूझकर सामने वाली पार्टी के साथ क्या किया है, फैक्ट्स को गलत बताया है, रिप्रेजेंटेशन ही गलत किया है, या फिर आपका इंटेंशन ही धोखा देने का था कि मैं सामने वाले को इस तरीके से फैक्ट्स बताऊं कि सामने वाले के साथ क्या हो जाए, धोखा हो जाए, तो उसे बोला जाएगा विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट यूबर में फीडीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। कॉन्ट्रैक्ट यूबर में फीडीआई, यूबर में फीडीआई मतलब अटमोस्ट गुड फेथ। आप किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, आपने जो फैक्ट्स बताए उसने सच मान लिए विदाउट क्रॉस वेरीफाइंग, उसने जो बताया आपने गुड फेथ में सब सच मान लिया विदाउट क्रॉस वेरीफाइंग। अगर कोई जमीन आपके पास बेच रहा है तो आप ये मान लेते हो कि जमीन इसी के नाम पर है, और सामने वाला पैसे दे रहा है मतलब आप ये मान लेते हो इसी के पैसे, चोरी के पैसे नहीं है। तो जब दोनों पार्टीज गुड फेथ में क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, तो उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स यूबर में फीडीआई। फैमिली अरेंजमेंट है, बंटवारा हो रहा है फैमिली की प्रॉपर्टी का, तो मान लिया जाता है कि इसमें सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, आपने कुछ भी छुपाया नहीं है, तो इसे भी क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स यूबर में फीडीआई। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज कोर्जन। आपने अगर किसी को डरा कर धमका कर, जिसमें कानून जिसकी परमिशन नहीं देता है, आपने एक प्रेशर क्रिएट करने के बाद किसी को मारने की धमकी देने के बाद क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो उसे कोयर्जन बोला जाता है और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब सामने वाली पार्टी पर डिपेंड करेगा कि भाई आपने प्रेशर में अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो आप बताइए हाँ या ना। आप बोलेंगे हाँ तो हाँ, आप बोलेंगे ना तो ना। क्लियर बेटा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब कोई पर्सन अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए डोमिनेट कर रहा है, आपको सप्रेस कर कर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, तो उसे बोला जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। पहले एग्रीमेंट वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आया तो वो क्या हो गया, वॉइड। या फिर लॉ में चेंज आ गया और लॉ में टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आ गया तो उसे माना जाएगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा इलीगल एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है, आप उसके अंदर कोई भी एनफोर्सिबिलिटी नहीं ला सकते कि इसने बोला था 50 करोड़ रुपए लेकर मार डालेगा सामने वाले को, पर इसने नहीं मारा, तो उन्होंने बोला इलीगल एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। क्लियर। अगर लीगल पार्ट है और इलीगल पार्ट है, दो सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्ट की, तो उन्होंने बोला लीगल को इलीगल से अलग करके देख लीजिए। अगर लीगल इलीगल से अलग नहीं हो पा रहा है तो पूरा इलीगल माना जाएगा, और अगर अलग हो सकता है तो लीगल वाला पार्ट लीगल, इलीगल वाला पार्ट की कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा है, पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सारे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। क्लियर बेटा। अभी एग्जांपल देखिए, एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट, कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चे से तुम मिल नहीं सकते, ये अलाउड नहीं है। दूसरा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये लो खाली चेक, मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ, या आज के बाद तुम ये कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। तीसरा मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज एग्रीमेंट, आप दो पार्टीज के साथ क्या कर रहे हो, ब्रोकरेज एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसीज की कोई वैलिडिटी नहीं है। आप किसी पर्सनल फ्रीडम, किसी की पर्सनल फ्रीडम के साथ क्या कर रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, तो भी ये वॉइड माना जाएगा। और अगर आप किसी से ट्रेड करने का रोक रहे हो कि भाई तू ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा, तो उसे क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इज वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, वो एग्रीमेंट जिसमें आप शर्त लगा रहे हो कि ये होगा या ये होगा, तो उन्होंने बोला वेगरिंग एग्रीमेंट की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मुंबई में ये इलीगल है, मुंबई के अलावा सारी जगह ये वॉइड माना जाएगा। क्लियर बेटा। अगर कोई एग्रीमेंट में शर्त लगाने की बात हो रही है तो वो क्या माना जाएगा, वेगरिंग एग्रीमेंट माना
जाएगा और वेगरिंग एग्रीमेंट को वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आप माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। फिर रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की तू मेरे अगेंस्ट में केस नहीं करेगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। शर्त लगाने वाले सारे वॉइड माने जाएंगे। फिर एग्रीमेंट इन फ्यूचर अगर आप कुछ कर रहे हो तो उन्होंने बोला इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आप कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने का बोल रहे हो तो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। क्लियर बेटा? अब कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड बन जाता है तो दोनों पार्टीज को कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के होने या ना होने पे अगर डिपेंडेंट होता है, आई विल रिपीट अगेन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सामने वाली पार्टी का करना या नहीं करना किसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उसे बोला जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल बेटा, इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम देंगे। तो एक्सीडेंट होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है, उसे क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप बेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सेमी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सेमी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सामने वाली पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में न चाहते हुए एंटर कर लिया है। आपने कोई पिज्जा ऑर्डर किया जोमेटो से, आपका पड़ोसी खा गया, तो अब पड़ोसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है। सिंस उसने क्या कर लिया है? एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। आया बेटा? नाउ व्हाट आर द सिचुएशन जहां पे आप ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाओगे? तो सबसे पहला उन्होंने बोला जब दोनों पार्टीज परफॉर्म कर लेती कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन तो दोनों पार्टीज डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट से। दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट या एग्रीमेंट हो गया है तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। टाइम बाउंडेशन था, टाइम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लॉ ही चेंज हो गया, लॉ में चेंज आ गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब चाहकर भी आप इम्पॉसिबल है वो चीज परफॉर्म नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज में से एक ने भी क्या किया? टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी, दूसरे वाले ने बोल दिया मैं आगे से ये नहीं करूंगा, तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर में जाकर आप उस काम को फुलफिल कर पाओ, वो इम्पॉसिबल इन नेचर हो गया है, अब आप चाहकर भी वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते हो, तो उसे बोला जाएगा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। आया बेटा समझ में? नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज में से अगर कोई भी एक पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने से मना कर देती है तो उसे बोला जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है बेटा? तो आप कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले कैंसिल कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकते हो कि भाई आपको ये चीज करना ही पड़ेगी, आप रोक लगा सकते हो कि भाई ये चीज नहीं है, या फिर यू कैन स्यू ऑन क्वांटम मेरिट कि मुझे उस पोजीशन पे लेकर आ जाया जा सके कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं था। नाउ नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या कहता है कि स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है कि हम आपको लॉस से बचाएंगे, फ्यूचर में अगर आपके ऊपर कोई भी लॉस हो रहा है तो हम उससे आपको बचाएंगे, बदले में आपको आज हमको एक प्रॉमिस अमाउंट देना पड़ेगा, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और गारंटी मतलब क्या होता है बेटा? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिंस तीसरा पर्सन यहां पर आता है कि कल से अगर एक पार्टी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने से मना कर दिया तो आप थर्ड पार्टी को क्या कर सकते हो? एज ए गारंटर बोल सकते हो कि आपको ये चीज फुलफिल करना पड़ेगी, तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो श्योरिटी लेता है कि भाई कल से अगर ये नहीं होता है तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करूंगा। आया समझ में? डन। नेक्स्ट इज लॉ
ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी क्या कहता है कि एजेंट वो पर्सन है हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बाबा? आया समझ में? लॉ ऑफ एजेंसी क्या बोलता है कि जब भी आप थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हो जो आपके बिहाफ पे आपको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ एजेंसी। अब सामने वाले ने अगर लिख कर दे दिया, आपने सामने वाले के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर ली, तो उसे एक्सप्रेस एजेंसी बोला जाएगा। जब सामने वाला अपनी हरकतों से वो चीज बता रहा है, अपने एक्ट के थ्रू वो चीजें बता रहा है, तो उसे बोला जाएगा इम्प्लाइड एजेंसी। आया बेटा? अब वाइफ एज एन एजेंट मानी जाती है। अगर सामने वाला कुछ काम कर रहा है और आप उसको रोक भी नहीं रहे हो, तो उसे एजेंसी बाय एस्टोपल बोला जाएगा। थर्ड वन इज एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, कि अगर आपके बिहाफ पर किसी ने क्या कर दिया है, रोटी कपड़ा मकान का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है, तो उसे एजेंसी ऑफ नेसेसिटी बोला जाएगा। क्लियर बेटा? नाउ क्लासेस ऑफ एजेंट, दो तरीके के एजेंट हैं। एक आपके सिर्फ स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करेगा और दूसरा सारे फंक्शंस आपके बिहाफ पर अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसे जनरल एजेंट बोला जाएगा। जब आप अपनी एजेंसी को फर्दर डेलीगेट करते हो तो उसे क्या बोला जाएगा? सब एजेंट। जब प्रिंसिपल एजेंट अपने वर्क के अकॉर्डिंग नीचे क्या कर रहा है, चीजें ट्रांसफर कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? सब एजेंट। नेक्स्ट इज मर्केंटाइल एजेंट। बिजनेस पर्पज से अगर आप किसी को एजेंट बना रहे हो कि आप मेरे बिहाफ पर मेरे गुड्स को मार्केट में सेल करोगे या कंसाइन करोगे, उसे बोला जाएगा मर्केंटाइल एजेंट। नेक्स्ट इज फैक्टर, जिसके भी पोजीशन में गुड्स हो रहा है वो ओनर नहीं है, वो सिर्फ आपके बिहाफ पर वो गुड्स को बेच रहा है और उसके रिटर्न में उसे क्या मिल रहा है? सर्टेन प्रॉमिस्ड अमाउंट मिल रहा है, तो उसे बोला जाएगा फैक्टर। ब्रोकर बेटा आपने सुना ही है, जो दो पार्टीज को मिलाता है साथ में और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? कमीशन, उसे बोला जाएगा ब्रोकर। एक एक्स्ट्रा सेल्स कराने के लिए जो एजेंट आता है, एक्स्ट्रा कमीशन कमाने के लिए जो एक्स्ट्रा सेल्स कर रहा है, उसे बोला जाएगा डेल क्रेडिटरे एजेंट। बोली लगवा रहा है आपकी प्रॉपर्टी की और हाईएस्ट बिडिंग प्राइस की तरफ लेकर जा रहा है, उसे बोला जाएगा ऑक्शनियर। पार्टनर्स भी एक दूसरे के एजेंट माने जाएंगे। बैंकर जो है वो बैंक को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कैशियर या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो चेक कलेक्ट कर रहा है, डिविडेंड बांट रहा है, बिल्स रिसीवेबल पेबल्स में डील कर रहा है, वो क्या माना जाएगा? बैंकर भी एजेंट माना जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एजेंसी एजेंट। तो बाबा जितनी उसकी अथॉरिटी उतना काम करना है, स्किल्स और डिलीजेंस से यूज करना है, मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है, वो अनटिल एंड अनलेस प्रोवाइडेड अपनी अथॉरिटी को नीचे डेलीगेट नहीं कर सकता है सब एजेंट को। इसके राइट्स क्या है कि भाई ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है, क्लियर है, ये ग्रेशियसली काम कर सकता है। अब किन किन सिचुएशन में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, तो उन्होंने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो गई है तो एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी ने खत्म कर दिया, एग्रीमेंट खत्म कर दिया, तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। टाइम पीरियड अगर फिक्स लिखा हुआ है, टाइम पीरियड खत्म, एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ हो जाती है तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल या एजेंट पागल हो जाता है, इंसैनिटी की तरफ चले जाता है तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल या एजेंट अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एजेंसी टर्मिनेट मान ली जाएगी। अगर कंपनी जो है प्रिंसिपल की वही डिसॉल्व हो गई है तो वो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मान लिया जाएगा। सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो टर्मिनेशन मान लिया जाएगा। अगर अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ने ही रिनाउंस कर दिया है, या तो एजेंट्स ने रिनाउंस कर दिया है या प्रिंसिपल ने उसे रिवोक कर लिया है कि आज के बाद आप हमारे एजेंट नहीं हो, तो उसे क्या माना जाएगा? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। जब दो पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है
तो उसे क्या बोला जाएगा, ई कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अब बेटा सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक आईटी का जमाना है तो यहाँ पे डील किया जाएगा दो लॉ से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड साइमल्टेनियसली आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी फॉलो करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने बोला ऑफर देना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल रिलेशन होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉसिबली फुलफिल कर सकते हो। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा आईडी पर डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।